प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। बनी की माँ ने बनी के लिए इन कमरों में कुछ खास छुपा रखा है। ये पता लगाने के लिए कि वो वस्तु क्या है, हमें कुछ जोड़ की पहेलियां सुलझानी होंगी। आखिरी पहेली सुलझाने पर हमें छिपी वस्तु मिल जाएगी। तो आइए शुरू करें। पहले हम कमरा 24 से 34 तक जाएंगे। इसे हम एक एक कदम चल 10 कदम में इस तरह कर सकते हैं। क्या 24 से 34 तक जाने का कोई छोटा रास्ता है? जी हाँ, हम इस तरह एक छलांग ऊपर लेकर 24 से 34 तक पहुंच सकते हैं। 24 से 34 तक की छलांग कितने कदम के बराबर है? हाँ, ये 10 कदम के बराबर है। इसे हम 24 से 10 जोड़ बराबर 34 इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या आपको बन्नी के इस घर के बारे में एक रोमांचक चीज पता है? यहाँ के किसी भी कमरे से यदि हम एक छलांग ऊपर लगाएं, तो हम 10 कदम आगे यानी 10 जोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम 2 छलांग ऊपर लगाएं, तो कितने कदम होंगे? 20। 3 छलांगे ऊपर तो 30। इस तरह आसानी से किसी भी कमरे के संख्या में हर छलांग के साथ 10 जोड़ सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 33 से 12 ज्यादा कितना होगा? क्योंकि हमें अब 10 की छलांग आ गई है, तो क्यों ना 33 से 12 ज्यादा कितना होगा, ये पता करने के लिए भी हम बनी के घर का इस्तेमाल करें। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? चलो 33 से पहले एक लंबी 10 की छलांग लगाएं और फिर 2 कदम और आगे चलें। हम 33 से 12 कदम आगे 45 पर पहुंच गए। इस तरह 33 से 12 ज्यादा हो गए 45। बच्चों, क्या आप इस पहेली को बनी के घर के कमरे इस्तेमाल कर सुलझा सकते हो? इस बार हमें कितनी छलांगे लगानी होंगी? जी हाँ, पहले हम 2 लंबी छलांगे लगाकर 20 कदम आगे 91 पर पहुंचेंगे और फिर बिल्कुल सही 3 कदम और आगे चलकर 71 से 23 कदम आगे 94 पर पहुंच जाएंगे। इस तरह 71 से 23 जोड़ने से 94 आएगा। वाह वाह, हमें घर में छिपी वस्तु मिल गई। बनी की माँ ने बनी के लिए घर के कमरों में ट्रॉफी छुपाई है। बच्चों, आप भी बनी के घर जैसा एक ग्रिड बना सकते हैं और फिर इस पहेली का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ का आसान तरीका सीखा। अगले पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे। बच्चों, आइए हम 2 अंकों वाली संख्या को जल्दी जोड़ने की एक और प्रक्रिया सीखें। आओ बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक दिन एक कौवा पानी की खोज में प्यासा इधर उधर भटक रहा था।
तभी उसे दूर एक पानी का घड़ा नजर आया। कौवा बहुत खुश हो गया और उड़कर घड़े के पास चला गया, लेकिन बेचारा उदास हो गया। घड़े में पानी बिल्कुल नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवे को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर वो घड़े में पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी पाएगा। कौवा पत्थर की खोज में निकल पड़ा। पहले वो अपने दोस्त बनी खरगोश के पास गया। बनी ने उसे 21 पत्थर दिए। फिर वो गग्गू गेंडा के पास गया और गग्गू ने उसे 15 पत्थर दिए। क्या आप बता सकते हैं कि कौवे के पास अब कुल कितने पत्थर हो गए? आइए 2 अंकों की संख्या को जल्दी जोड़ने की एक और प्रक्रिया सीखें। हम 21 को इस तरह 20 में 1 जोड़कर लिख सकते हैं और उसी तरह 15 को 10 में 5 जोड़कर लिख सकते हैं। अब हम 2 अंकों वाली संख्याओं को एक साथ और 1 अंक की संख्याओं को एक साथ इस तरह लिखेंगे। अब हम 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। 20 में 10 जोड़कर हो गए 30 और अब हम 1 में 5 जोड़ेंगे। ये हो गए 6। अब अंत में 30 में 6 जोड़कर हो गए 36। जी हां, कौवे ने कुल 36 पत्थर इकट्ठे कर लिए। कौवे ने ये 36 पत्थर घड़े में डाले और पानी को ऊपर आते देख वो खुश हो गया। उसने तुरंत अपनी चोंच घड़े में घुसाई और पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी अब भी बहुत नीचे था। कौवा पत्थर की खोज में फिर निकल पड़ा। इस बार वो अपने दोस्त अप्पू हाथी के पास पहुंचा। अप्पू बहुत बलवान है। उसने कौवे को 42 पत्थर एक साथ दे दिए। कौवा खुश हो गया और घड़े की ओर उड़कर चला गया। वो सोच रहा है कि क्या अब उसके पास काफी पत्थर हो गए। आइए पता लगाएं कि कौवे के पास अब कुल कितने पत्थर हो गए। कौवे के पास कुल 36 पत्थर थे। अब उसमें अप्पू के दिए 42 पत्थर जोड़ेंगे। हम 36 को इस तरह 30 में 6 जोड़कर लिख सकते हैं और उसी तरह 42 को 40 में 2 जोड़कर लिख सकते हैं। अब हम 2 अंकों वाली संख्याओं को एक साथ लिखकर जोड़ेंगे। 30 में 40 जोड़कर हो गए 70 और 1 अंक की संख्याओं को एक साथ लिखकर जोड़ेंगे। 6 में 2 जोड़ेंगे, ये हो गए 8। अब अंत में 70 में 8 जोड़कर हो गए 78। जी हां, कौवे ने अब कुल 78 पत्थर इकट्ठा कर लिए। कौवे ने अप्पू के दिए पत्थर घड़े में डाले। अरे वाह, पानी ऊपर आ गया। कौवा बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत अपनी चोंच घड़े में डाली और अब वो पानी पी सकता था। उसने घड़े से पानी पिया और खुशी खुशी अपने घर उड़ चला गया। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 अंकों वाली संख्या को जल्दी जोड़ने की प्रक्रिया सीखी। अगले पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे। बच्चों, आइए हम एक मजेदार खेल खेलकर पिछले पाठ में सीखी प्रक्रिया आजमाएं। इस घर में कुछ पहेलियां लिखी हैं। क्या आप 2 अंकों वाली संख्याओं को जल्दी जोड़ने की प्रक्रिया द्वारा ये पहेलियां सुलझा सकते हैं? पहेली के सही हल से घर का वो हिस्सा रंग से भर जाएगा। शाबाश बच्चों! क्या आपका घर भी इसी तरह सही उत्तरों से
रंगीन हो गया है। आइए बच्चों, हम इस पाठ में 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की एक और दिलचस्प प्रक्रिया सीखें। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार बब्बन के आम के बाग में बहुत अच्छी फसल हुई थी। उसने अपने 3 दोस्तों को आम लेने बुलाया। बब्बन ने पहले तीनों दोस्तों को 25-25 आम दिए। फिर उसने एक अनोखी तरह से आम देने का फैसला किया। उसने एक बड़े झोले में आम भरे थे। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो एक डिब्बे को झोले में डालकर आम निकालेगा। जितने आम डिब्बे में आएंगे उतने आम उस दोस्त को मिल जाएंगे। बनी ने सोचा कि अगर वो आखिर में आम लेगा तो उसके लिए शायद कोई आम ना बचे। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी थैली आगे कर दी। बब्बन ने डिब्बे को अपने बड़े झोले में डाला और आम भरकर झोले में से निकाला। बब्बन के डिब्बे में कुल 31 आम आए। उसने ये आम बनी के थैली में डाल दिए। क्या आप बता सकते हैं कि बनी को कुल कितने आम मिले? आइए इसे एक साथ जोड़ें। बनी को पहले 25 आम मिले थे। अब उसे और 31 आम मिल गए। बनी के पास अब कुल कितने आम हुए? ये पता करने के लिए हम 25 में 31 जोड़ेंगे। आइए इसे करने की एक और प्रक्रिया सीखें। 31 को हम 30 में 1 जोड़ें, इस तरह लिख सकते हैं। तो कितने हुए? जी हां, 26। अब ये बिल्कुल आसान है। 26 में 30 जोड़ने के लिए हम पिछले पार्ट में देखें बनी के घर जैसे एक ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बनी के पास कुल 56 आम हो गए। बनी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि उसने सबसे पहले आम लेकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया। अब अप्पू ने अपनी थैली आगे कर दी। बब्बन ने डिब्बे को अपने बड़े झोले में एक बार फिर डाला और कुछ आम भर कर निकला। बब्बन के डिब्बे में इस बार कुल 44 आम आए। उसने ये आम अप्पू के थैली में डाल दिए। आइए देखें कि अप्पू को कुल कितने आम मिले। अप्पू को पहले 25 आम मिले थे। अब उसे और 44 आम मिल गए। अप्पू के पास अब कितने आम हुए? 44 को हम 40 में 4 जोड़ें, इस तरह लिख सकते हैं। क्या ये सही है बच्चों? अब हम 25 में 4 जोड़ेंगे। ये हुए 29 और अंत में 29 में 40 जोड़कर कितने हुए? बिल्कुल ठीक, 69। अप्पू को कुल 69 आम मिल गए। अब अंत में गोलू की बारी थी। उसने अपनी थैली आगे की। बब्बन ने गोलू से कहा कि झोले में बचे सारे आम उसके हैं। झोले में कुल 51 आम बचे थे। बब्बन ने झोले के सारे बचे आम गोलू की थैली में डाल दिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि गोलू को कुल कितने आम मिले? जी हां, गोलू को कुल 76 आम मिले थे। गोलू ने सब्र से काम लेकर अंत में आम लेने का फैसला किया और उसके सब्र के मीठा फल में उसे सबसे ज्यादा आम मिल गए। बच्चों, आप भी याद रखिएगा कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस पाठ में हमने 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की एक और दिलचस्प प्रक्रिया सीखी। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम समरूपता, सिमेट्री क्या है ये सीखेंगे।
आइए देखते हैं कि शेर खान क्या कर रहा है। लेकिन ये क्या, उसने सूरज का केवल आधा हिस्सा बनाया है और उसका कागज खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? शेर खान उदास होकर बोला। तभी उसने अपने बगल में रखे आईने में देखा। जादू जादू! शेर खान उत्साह से चिल्लाया। ये आईना जादुई है, इसने मेरी तस्वीर पूरी कर दी। शेर खान ने सोचा। अगले दिन उसने अपने कुछ दोस्तों को जादुई आईना देखने के लिए आधी तस्वीर के साथ अपने घर आने को कहा। गोलू पांडा, तुम कौन सी तस्वीर लाए हो? शेर खान ने गोलू पांडा से पूछा। मैंने टॉफी का आधा हिस्सा बनाया है। मुझे लगा कि तुम्हारा आईना जादुई है, इसलिए जब ये मेरी टॉफी पूरी करेगा तब मैं उसे खा लूंगा। गोलू ने लार टपकाते हुए कहा, मेरा जादुई आईना तुम्हारी पेंटिंग को पूरा करेगा, लेकिन तुम टॉफी खा नहीं पाओगे, समझे मोटू? शेर खान ने गोलू को कहा। आबरा का डाबरा, अब देखो कि ये पेंटिंग मेरे जादुई आईने में कैसे पूरी होती है। शेर खान ने ये कहा और आईने के सामने गोलू की पेंटिंग लगा दी। वाह! सभी दोस्त ये देखकर चकित थे कि पेंटिंग का दूसरा भाग आईने में कैसे नजर आ रहा है। आओ अप्पू, मैं तुम्हारी दिए की पेंटिंग के साथ जादू दिखाऊं। शेर खान ने जादू के शब्द फिर से कहे और अप्पू की पेंटिंग का दूसरा भाग भी आईने में दिखाई देता है। अप्पू और गोलू उत्साह से ताली बजाने लगे, लेकिन भोला गधा शांत था। आओ भोला, अब तुम्हारे कप की पेंटिंग की बारी है। शेर खान ने भोला से कहा और उसकी पेंटिंग लेने की कोशिश की, लेकिन भोला ने मना कर दिया। एक दिन के लिए काफी जादू हो गया मेरे दोस्त, हम मेरी पेंटिंग के साथ बाद में जादू देखेंगे। भोला ने शेर खान से कहा। अप्पू और गोलू घर चले गए। शेर खान ने भोला से पूछा कि उसने उसे अपनी पेंटिंग से जादू दिखाने क्यों नहीं दिया। क्योंकि तुम्हारा जादू फेल हो जाएगा, तुम इसे अभी आजमा सकते हो। भोला ने शेर खान से कहा और उसे अपनी आधे कप की पेंटिंग दी। शेर खान ने आईने के सामने भोला की पेंटिंग लगा दी, लेकिन ये क्या, आईने में कप का दूसरा आधा भाग सही नहीं लग रहा है। शेर खान चौंक गया और भोला से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा जादू फेल हो जाएगा? क्योंकि मेरी पेंटिंग एक समरूप सिमेट्रिक वस्तु नहीं थी। भोला ने शेर खान को कहा। शेर खान ने अपना सिर खुजलाना शुरू किया और पूछा, समरूपता, सिमेट्री क्या है? समरूपता सिमेट्री तब होती है जब किसी चित्र के दो हिस्से समान होते हैं। यही कारण है कि जब आप आईने में इस तरह की तस्वीर का आधा हिस्सा देखते हैं तो आप दूसरे आधे हिस्से को बिल्कुल वैसा ही देख सकते हैं और आपको लगता है कि चित्र पूरा हो गया है। तुम्हारे आईने में कोई जादू नहीं है, जादू समरूपता सिमेट्री में है। हाँ, लेकिन अब मेरे जादू के आईने के राज के बारे में क्या? शेर खान ने उदास होकर बोला। चिंता मत करो, तुम्हारा राज मेरे पास सुरक्षित है। भोले ने शेर खान को आंख मारी और वो दोनों हंसने लगे। बच्चों, इस पाठ में हमने समरूपता सिमेट्री क्या है ये सीखा। अगले वीडियो में हम उदाहरण के माध्यम से इसके बारे में अधिक जानेंगे। समरूपता सिमेट्री उदाहरण। पिछले वीडियो में हमने समरूपता सिमेट्री क्या है ये सीखा। क्या आपको शेर खान का जादुई आईना याद है? क्या आप पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सी तस्वीर आईने में पूरी होगी? बहुत बढ़िया, तुमने सही पहचाना। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आईने में पूरी हो जाएगी, क्योंकि वे दो समान हिस्सों में बनी है। और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आईने में पूरी नहीं होंगी, क्योंकि वे दो समान हिस्सों से बनी नहीं है। इस वीडियो में हम बिंदुओं वाली रेखा की मदद से
चित्र को 2 एक जैसे बराबर भागों में बांटना सीखेंगे। अपने जादुई आईने के कारण शेर खान बहुत लोकप्रिय हो गया, लेकिन एक दिन उसने देखा कि कक्षा में मीनू के आसपास भारी भीड़ जमी है। देखो, मैं इस चित्र पर केवल 1 बिंदुओं वाली रेखा खींचूंगी और ये चित्र को 2 समान हिस्सों में बांट दूंगी। मीनू अपने हाथ में एक स्टार की तस्वीर के साथ बच्चों को बता रही है। वो चित्र पर इस तरह एक रेखा खींचती है। वाह, ये जादू शेर खान के जादुई आईने से भी बेहतर है। बच्चे उत्साह के साथ चिल्लाते हैं। शेर खान एक कागज पर एक सी खींचता है और चिल्लाता है, अगर तुम्हारा जादू मेरे जादू से बेहतर है तो क्या तुम इस सी को 1 बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके 2 समान हिस्सों में बांट सकती हो? मीनू मुस्कुराई और उसने शेर खान के सी पर इस तरह से 1 बिंदुओं वाली रेखा खींची। शेर खान चौंक जाता है। वो भोला को कक्षा के एक कोने में ले जाता है और उससे कहता है, भोला, तुम बहुत चालाक हो। क्या तुम इस मीनू का जादू फेल कर उसको सबक नहीं सिखा सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भोला ने शेर खान से कहा। भोला एक कागज पर एक मोजा बनाता है और मीनू से कहता है, क्या तुम इस तस्वीर 1 बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके 2 समान भागों में बांट सकती हो? मीनू बहुत सोचती है और कहती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती। शेर खान उसे देखकर हंसने लगता है और बाकी सभी बच्चे हैरान होते हैं कि उसका जादू फेल हो गया। फिर भोला समझाता है, कोई जादू नहीं है। कुछ अक्षर और वस्तुएं हैं जो 2 समान हिस्सों से बने होते हैं, इसलिए उन्हें बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके 2 समान भागों में बांट सकते हैं। हालांकि कुछ वस्तुएं और अक्षर ऐसे होते हैं जो 2 समान हिस्सों से नहीं बने होते हैं, इसीलिए उन्हें बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके 2 समान भागों में बांट नहीं सकते। बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी तस्वीर बिंदुओं वाली रेखा से 2 समान भागों में विभाजित हो रही है? वाह, तुम होशियार हो। ये चित्र है जिन्हें बिंदुओं वाली रेखा द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जा रहा है और ये 2 समान भागों में विभाजित नहीं हो रहे हैं। अप्पू उत्साहित हो उठता है। भोला, मैंने इस कागज पर अपने चेहरे का मास्क बनाया है और इस पर ये रेखा भी खींची है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रेखा मेरे मास्क को 2 समान भागों में विभाजित कर रही है या नहीं? ये बहुत आसान है। यदि तुम ये जानना चाहते हो कि 1 बिंदुओं वाली रेखा किसी आकृति को 2 समान भागों में विभाजित करती है या नहीं, तो बस रेखा पर आकृति को मोड़ो। यदि 2 भाग मेल खाते हैं तो रेखा आकृति को 2 समान भागों में विभाजित कर रही है। यही कारण है कि तुम्हारी रेखा तुम्हारे मास्क को 2 समान भागों में विभाजित नहीं कर रही है। भोला ने अप्पू से कहा। सभी बच्चे भोला की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होते हैं और उसे फिर से गधा नहीं कहने का वादा करते हैं। बच्चों, आओ, मैं आज आपको एक और दिलचस्प बात सिखाऊंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बब्बन की इन 2 छवियों में क्या अंतर है? हाँ, ये सही है। आप बाईं छवि में जो कुछ भी देखते हैं वो दाहिनी छवि में बिल्कुल उल्टी है। जैसे उसका बायां हाथ बाईं छवि में उसकी कमर पर है, लेकिन दाहिनी छवि में उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर है। वास्तव में जब तुम बाएं हाथ की छवि को आईने के सामने देखते हो तो तुम आईने में दाहिने हाथ की छवि देख पाओगे। ऐसी छवियां जो समान हैं लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी हैं, मिरर इमेजेस कहलाती हैं।
ये मिरर इमेजेस के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। अब तुम आईने में विभिन्न वस्तुओं को देखने का प्रयास करो और अधिक सीखने का आनंद लो। इस वीडियो में हमने बिंदुओं वाली रेखा की मदद से चित्र को दो एक जैसे बराबर भागों में बांटना और मिरर इमेज के बारे में सीखा। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आकारों के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखेंगे। राजू और बबलू ने पतंगे बनाई हैं। राजू, देखो मेरी पतंग कितनी सुंदर है। बबलू ने राजू को अपनी पतंग दिखाकर कहा। हाँ बबलू, तुम्हारी पतंग तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी पतंग तुम्हारी पतंग से बड़ी है। राजू ने बबलू से कहा। नहीं, मेरी पतंग तुम्हारी पतंग से बड़ी भी है और सुंदर भी। बबलू ने राजू से कहा। चलो हम ग्रिड पेपर पर दोनों पतंगों के घेरे बनाकर इनके क्षेत्रफल ढूंढ ले। जिसकी पतंग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसकी पतंग ज्यादा बड़ी होगी। बबलू ने राजू से कहा और फिर उसने उन दोनों की पतंगों के घेरे एक ग्रिड पेपर पर बना लिए। राजू तुरंत उन पतंगों के घेरे में आने वाले वर्गों की संख्या गिनने लगा। अरे राजू रुको, मुझे आकारों के क्षेत्रफल का पता लगाने की एक आसान प्रक्रिया आती है, मैं बताता हूँ। बबलू ने राजू से कहा। बबलू ने पहले राजू की पतंग के घेरे में इस तरह से त्रिकोण बना लिए। देखो राजू, तुम्हारी पतंग के घेरे में ये त्रिकोण इस वर्ग का आधा है और इस वर्ग का क्षेत्रफल 10 गुणा 10 या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसलिए इस त्रिकोण का क्षेत्रफल 100 भाग 2 या 50 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक उसी तरह से ये 3 त्रिकोण भी इन 3 वर्गों के आधे हैं और इन तीनों वर्गों का क्षेत्रफल भी 10 गुणा 10 या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसलिए इन तीनों त्रिकोणों के क्षेत्रफल भी 50-50 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होंगे। अब ये नीचे का छोटा त्रिकोण इस वर्ग का आधा है। इस वर्ग का क्षेत्रफल 6 गुणा 6 या 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसलिए इस छोटे त्रिकोण का क्षेत्रफल 36 भाग 2 या 18 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब ये दूसरा छोटा त्रिकोण इस पहले छोटे त्रिकोण की तरह ही इस 36 स्क्वायर सेंटीमीटर के वर्ग का आधा है। इसका मतलब इस दूसरे छोटे त्रिकोण का क्षेत्रफल भी 18 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है। अब अंत में हमें बस इन सभी त्रिकोणों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा और हमें तुम्हारी पतंग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इस तरह तुम्हारी पतंग का क्षेत्रफल है 236 स्क्वायर सेंटीमीटर। बबलू ने राजू को समझाया। अरे वाह बबलू, ये तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। चलो अब मैं इसका इस्तेमाल करके तुम्हारी पतंग का क्षेत्रफल ढूंढता हूँ। ये कहकर राजू ने बबलू की पतंग के घेरे में इस तरह के त्रिकोण बना लिए। बच्चों, क्या आप अभी सीखी प्रक्रिया से बबलू की पतंग का क्षेत्रफल ढूंढ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। हम इस तरह से बबलू की पतंग का क्षेत्रफल ढूंढ सकते हैं। बबलू की पतंग का क्षेत्रफल
186 स्क्वायर सेंटीमीटर है। राजू ने भी आप ही की तरह बबलू की पतंग का क्षेत्रफल ढूंढ लिया। हाँ राजू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम्हारी पतंग का क्षेत्रफल 236 स्क्वायर सेंटीमीटर है और मेरी पतंग का क्षेत्रफल 186 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसलिए तुम्हारी पतंग मेरी पतंग से बड़ी है। बबलू ने राजू से कहा, चलो हम अपनी पतंग उड़ाने मैदान में चले। राजू ने बबलू से कहा और दोनों दोस्त अपनी पतंगे उड़ाने के लिए मैदान चले गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने आकारों के क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।